नमस्कार छात्रों। आज अपन पिछले वीडियो के बाद में आज हम देखेंगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। यह जो टॉपिक है सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। सेकंड ईयर के छात्र और सेकंड पेपर का है। सभी प्रिय छात्रों, आप सबको विदित है कि आपके अध्ययन के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ की गई हैं। उसके क्रम में आपका यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आप इन नोट्स को अपने नोटबुक में ज़रूर उतारें एवं उनका समय समय पर अध्ययन करते रहें, क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको बाद में एग्ज़ाम के समय परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। अतः आप सभी समय समय पर वीडियो देखते रहें और उन नोट्स का अपने नोटबुक में उतारते रहें एवं उनका रिवीजन समय समय पर करते रहें। अगला जो अपना जो ये पॉइंट है, इसी क्रम में अध्ययन के अध्यापन के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। आर्थिक भूगोल की परिभाषा अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। उसका अध्ययन आपने अच्छे से किया होगा। आशा है कि आपने उसका नोट्स भी बनाए होंगे। नहीं बनाए हो कोई बात नहीं, अब भी आप बना सकते हैं और इसका भी आपको बनाना है। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि आते हैं। इसका जो अध्ययन ये करता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर एवं तत्संबंधी भूविन्यासिक संगठन का अध्ययन है। अर्थात मुख्य रूप से जो आर्थिक भूगोल जो है किसका अध्ययन करता है? आर्थिक क्रियाएं जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो ये इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य होते हैं। उन्हीं में से ये है, जैसे कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि अन्य भी है। उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत भूगोल के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर हार्टशॉन के अनुसार भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का यथार्थ, क्रमबद्ध और युक्तिसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। अर्थात हार्टशॉन जो है उसके अनुसार भूगोल जो है भूतल पर यानी पृथ्वी के धरातल पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पाई जाती हैं विभिन्नताएं, उन भिन्नता का यथार्थ, क्रमबद्ध यानी वो सिस्टेमेटिक क्रम से युक्ति संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। कोई भी व्यक्ति भूगोल के अंतर्गत निहित सभी तत्वों का विशेषज्ञ नहीं बन पाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है सौर मंडल के संदर्भ में बहुत छोटी है, सौर परिवार के संदर्भ में या सौर मंडल के संदर्भ में देखें तो। किंतु एक छोटे से अपन मानव के लिए इस पृथ्वी के क्षेत्रफल पर जो क्षेत्र के ऊपर जो पाए जाते हैं तत्व, उन सभी तत्वों का विशेषज्ञता हासिल करना असंभव सा है। किंतु निश्चित ही वह उसकी एक शाखा यानी किसी एक महत्वपूर्ण शाखा का प्रखंड पंडित बन जा सकता है। भूगोल की कई शाखाएं जैसे भौतिक, जैविक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, नगरीय आदि। अर्थात यहाँ हम केवल आर्थिक भूगोल का ही अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल आपको पिछले अध्याय में मैंने बताया था, यानी आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक
महत्वपूर्ण शाखाएं। इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, यानी मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो उसकी जो आर्थिक भूगोल क्या है, आर्थिक भूगोल स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल यूएसए, कनाडा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम आदि में अत्यधिक विकसित क्षेत्रों के अतिरिक्त विकासशील क्षेत्रों आदि का भी अध्ययन करता है। अर्थात आर्थिक भूगोल जो है स्थानीय यानी लोकल लेवल पर, या राष्ट्रीय यानी उस देश की सीमाओं तक, या ग्लोबलाइजेशन की अपन बात करें तो विश्व स्तर पर भी आर्थिक क्रियाकलाप जो भी मानव के होते हैं उन क्रियाकलापों की स्थिति, यानी वो कहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। आर्थिक भूगोल यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम आदि में अत्यधिक विकसित क्षेत्रों, यानी वो विकसित देश हैं, अर्थात वहाँ पे जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो विकासशील या अविकसित देशों की तुलना में वहाँ पे जो आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो उच्च स्तर के यानी अलग प्रकार के होंगे। उनका अध्ययन करता है, यानी विकसित क्षेत्रों के अतिरिक्त विकासशील क्षेत्रों आदि का भी अध्ययन ये करता है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र की अपन बात करें, यानी ये किन किन तत्वों का या क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र व्यापक है, अर्थात भौतिक भूगोल की तरह इसका भी व्यापक ही है, क्योंकि मानव जो है अपने जीवन काल को या अपने जीवन को पृथ्वी के धरातल पर अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ क्रियाकलाप करता है, जिसके द्वारा वो उसको आजीविका मिलती हैं या आर्थिक पहलुओं के आधार पर देखें तो उसको आमदनी प्राप्त होती हैं। उनके द्वारा वो अपनी आमदनी से अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है, जिससे वो अपना जीवन इस पृथ्वी धरातल पर बनाए रखने में सक्षम हो पाता है। अर्थात इसमें अपन देखें तो इसमें संपूर्ण मानव वातावरण तंत्र परिधि में, जिसमें नंबर 1 है विभिन्न तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक संगठन प्रतिरूप, यानी विभिन्न जो भी तत्व हैं प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि, उनका प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक संगठन, यानी वो किस प्रकार से भूविन्यासिक है, यानी उनका संगठन पाया जाता है या प्रतिरूप क्या है, कैसा है। दूसरा, प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया, यानी ये जो प्राविधिक यानी तकनीकी विकास क्रम है, यानी सभी देशों की अपने अपने संसाधनों एवं मानव की बुद्धि के अनुसार अलग अलग ये जो विकास क्रम है उसके क्रम के प्रसंग में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया, यानी वो किस प्रकार से समायोजन करता है या समायोजित रह करके अपना कार्यकलाप करता है। तीसरा, प्रादेशिक एवं प्रादेशांतरिक अंतर प्रक्रिया, यानी अंतर प्रादेशिक यानी उसी प्रदेश के अंदर जो पाई जाती वो, और प्रदेशांतरिक यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर जो भी पाई जाती वो आंतरिक प्रक्रिया, यानी कुछ प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती हैं वो। और चौथा है उक्त तीनों का पर्यावरण, यानी भौतिक पर्यावरण विशेषकर पारिस्थितिक संतुलन के संदर्भ में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना पड़ता है। इनमें से किसी भी एक पक्ष का अध्ययन स्वयं विशद है, अतः प्रत्येक पक्ष की व्याख्या अपेक्षित है।
यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे जो पक्ष हैं उनका विशद अपन यानी विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि बहुत सारे अध्ययन इसको यहाँ पे अपन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा से अपन देखेंगे आगे, इसके बारे में और अध्ययन करेंगे आगे के टॉपिक में। पहला जो है आर्थिक भूगोल की चाहे जिस प्रकार परिभाषित किया जाए, आर्थिक भूगोल को चाहे जिस प्रकार परिभाषित किया जाए, इसका अस्तित्व आर्थिक कार्यकलाप पर आश्रित है। यानी ये जो मूल रूप से आर्थिक भूगोल जो है मानव की आर्थिक क्रियाकलापों के इर्द गिर्द ही घूमता है, अर्थात मानव द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं, तृतीयक हो सकते हैं। इनमें से कोई से भी आर्थिक क्रियाकलाप हो सकते हैं जिसका अध्ययन मुख्य रूप से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि ऐसी सभी आर्थिक क्रियाकलाप जो भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं, यानी वहाँ पे अपनी छाप छोड़ते हैं, जो वहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको अपन मोटे तौर पे अपन और विस्तृत से देखें तो यानी जो भूत धरातल पर दिखाई देते हैं उसका प्रभाव दिखाई देता है आर्थिक क्रियाकलापों का। अर्थात कहीं न कहीं मूर्त रूप से प्रकट होते हैं। आर्थिक भूगोल के मूल आधार हैं। उदाहरणार्थ कृषि, जैसे कृषि के अंतर्गत जैसे मानव जो हैं बहुत सारी खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें या व्यावसायिक फसलें को वो बोता है, जैसे गेहूँ है, मक्का है, कपास है आदि खाद्यान्न फसलों को भी ये करते हैं, जिसमें गेहूँ का मक्का मुख्य रूप से हैं और भी अन्य फसलें हैं। खनन यानी मानव जो है पृथ्वी के धरातल पर जो उपलब्ध जो संसाधन हैं जो धरातल पर भी पाए जा सकते हैं और भूगर्भ के अंदर भी पाए जाते हैं, उसको वो खोद करके या खनन करके उसका उपयोग करता है, जो ये भी आर्थिक क्रियाकलाप है। तीसरा जो इसमें है जैसे उद्योग यानी उद्योग जो है मानव क्या है अपने आर्थिक क्रियाकलापों में, यानी ये द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आती है, यानी प्राथमिक उत्पादन के जो उत्पाद हैं उसको वो उपयोग करके अन्य वस्तुओं या उसका वो परिमार्जन करता है या रूप परिवर्तन करता है। सामान्यतः उद्योगों में किया जाता है ऐसा, जिसमें लौह इस्पात उद्योग हो सकता है, सीमेंट उद्योग हो सकता है आदि अन्य कई प्रकार के उद्योग हैं। परिवहन एक ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप है जो इन सब आर्थिक क्रियाकलापों की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं अपन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाने का जो माध्यम जो है वो क्या होता है, परिवहन होता है। आदि इन आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अपन करते हैं। इसके अलावा जो भी मूर्त रूप से प्रभाव डालते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, परंतु कर एवं राजस्व यानी जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो, या कर एवं राजस्व जो आर्थिक कार्य जो मूर्त रूप से ग्रहण नहीं करते हैं उनको आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक कार्य जो भूतल पर ठोस दृष्टिगत यानी दिखाई देते हैं, अतएव यह आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र में आते हैं। आर्थिक भूगोल सामाजिक मानव भूगोल की एक शाखा है, अर्थात इसका संबंध मनुष्य की भोजन, वस्त्र, विश्राम और आराम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाली आर्थिक गतिविधियों या प्रयत्नों से है। यानी मानव जो है जिसकी जो मूलभूत जो आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, यानी वो जीवित रहने के लिए उसको भोजन, वस्त्र और विश्राम अर्थात या आराम की आवश्यकता
पूरी करने के लिए वो मनुष्य द्वारा किए जाने वाली आर्थिक गतिविधियाँ या प्रयत्नों से हैं, यानी वो जो भी प्रयत्न करते हैं, यानी आराम के लिए या भोजन के लिए या वस्त्र के लिए जो प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, उनका अध्ययन इसमें करते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि मानव पृथ्वी पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग या विदोहन किस प्रकार करता है, यानी सभी मानव की पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो उपलब्ध आर्थिक जो संसाधन है उनका उपयोग या विदोहन करने की क्षमता वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग जो मानव की जो क्षमता होती है या तकनीकी जो विकास होता है या उसके ऊपर निर्भर करता है, अर्थात वो प्रादेशिक स्तर पर या राज्य स्तर पर या लोकल स्तर पर भी भिन्न भिन्न हो सकता है, उसका अध्ययन करता है। अर्थात यह विदोहन किस प्रकार करता है, उसका परिवहन, उपभोग, वितरण, विनिमय, यानी जो भी ये है उपलब्ध संसाधन उनका वो उपयोग कैसे करता है, उसका विदोहन यानी वो किस प्रकार से वो विदोहन की प्रक्रिया को पूरी करता है, किस प्रकार उसका परिवहन किया जाता है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो कार्य है वो। विनिमय यानी वस्तु विनिमय भी हो सकता है या सेवाओं के बदले सेवा भी हो सकती हैं। अतः आर्थिक भूगोल निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करता है। अर्थात पहला जो प्रश्न है, जैसे भूतल पर किन स्थानों में आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं, यानी पृथ्वी जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तृत है, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है सामान्यतः आप सभी को फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत, यानी इसका लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अर्थात ये बहुत बड़ी है जिसको अपन सामान्यतः एक आँख से नहीं देख सकते, यानी ये जो है भूतल पर जो है किन किन स्थानों में, यानी कहाँ कहाँ पर आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं की जा सकती, उसकी चेष्टा करता है, उस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है आर्थिक क्रियाएं कहाँ की जाती हैं, यानी वो जो स्थान है वो स्थान कहाँ पर है उसका अध्ययन करता है, उसका उत्तर देने की चेष्टा करता है। तीसरा, वे आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती हैं, अर्थात जो भी मानव जो अपनी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है वो क्यों कर रहा है। चौथा प्रश्न है का उत्तर देने की चेष्टा करता है जो आर्थिक भूगोल, वो है आर्थिक क्रियाएं कब की जाती हैं, अर्थात इसका आंसर देने की चेष्टा करता है। पांचवा है आर्थिक क्रियाएं कैसे की जाती हैं, यानी मानव जो है वो आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार से करता है। इन सब के उत्तर देने के लिए या उनके उत्तर देने की चेष्टा यह आर्थिक भूगोल के अंतर्गत की जाती है। दूसरे शब्दों में भूतल पर प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों, कैसे, कब उपयोग किया जाता है आदि प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। यानी अपन शॉर्ट में अपन कहें या तो आर्थिक भूगोल जो है प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों, कैसे, कब और उपयोग कैसे किया जाता है उसका अध्ययन ये करता है। आदि प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र, यानी वो विस्तृत या विश्लेषण उनका कर करके अध्ययन करते हैं। विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों में मानव समुदाय अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न जीविकोपार्जन के साधनों जैसे लकड़ी काटना
मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना, भोजन एकत्रित करना, खाने खोदना, उद्योग धंधे चलाना, व्यापार, नौकरी आदि व्यवसाय में लगा हुआ है। अर्थात वो जो मानव जो है वो बहुत सारे जीविकोपार्जन के साधनों में लगा हुआ है, जिसमें ये आपने देखे हैं प्रमुख रूप से। जैसे अपन इसको मोटे तौर पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत देख सकते हैं, जिसका अपन ने यह विस्तृत से अपन ने देखा है। इसका अपन आगे और अध्ययन विस्तृत से करेंगे मानव की आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर। मानव मात्र जीवन निर्वाह करने से ही संतुष्ट नहीं रहा है, यानी मानव जो है उसकी जो आवश्यकताएं वो क्या है, अनेक हैं। इस प्रकार से मानव जो है केवल जीवन निर्वाह यानी अपना जीवन सामान्य गति से चलाने के लिए या अपने जीविकोपार्जन को किस प्रकार से अपने उच्च से उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करता है, अर्थात वो अपने जो वर्तमान जो स्थिति है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता, उससे भी अधिक से अधिक वो प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि मानव क्या है, एक प्रगतिशील या जिसको अपन कहें तो सोचने समझने की इसकी तीव्र बुद्धि और क्षमता के कारण वो ऐसा करने में लगा हुआ है और आगे भी ये सामान्यतः करता रहेगा। मानव मात्र अर्थात मानव मात्र जीवन निर्वाह करने से ही संतुष्ट नहीं रहा है, वरन वह सदैव उत्तम प्रकार से जीवन बिताने की चिंता में लगा रहता है। इसके लिए वह अपने भौतिक वातावरण का अधिक से अधिक उपयोग करता है, यानी भौतिक वातावरण में जो भी उपलब्ध जो संसाधन है उन संसाधनों का वो अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए वो प्रयासरत रहता है, जिससे उसको अधिक से अधिक आमदनी मिले या लाभ प्राप्त हो और उससे वो उसका आर्थिक जीवन स्तर भी उच्च हो और अपना और अपने परिवार, देश और विश्व का भी वो हित करने के लिए प्रयासरत रहता है। वैसे सामान्यतः मानव की जो प्रवृत्ति जो है या प्रकृति जो है वो खुद का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, पर्यावरण का भी नुकसान हो तो भी वो उसको नज़रअंदाज करता है। लेकिन इसी प्रवृत्ति के कारण आज बहुत सारी मानव के सामने परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इसलिए क्या है, मानव जो है भौतिक वातावरण का जो है अधिक से अधिक उपयोग करता है। इसका अपन ने इसमें देखा है। तो यानी वो मानव जो है किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप करें, कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, इन सब के लिए यानी वो जो है अपन ने ऊपर देखा है, इसका अध्ययन किया है। यानी उसको यानी इसके लिए अपन देखें तो इसके लिए वह अपने भौतिक वातावरण यानी वातावरण में जो भी तत्व या संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करता है। यहाँ एक निश्चित तथ्य है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों में मनुष्य की आवश्यकता एक समान नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न मनुष्यों की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति क्षेत्र के आधार पे या उस देश के आर्थिक तंत्र के आधार पे या उस मानव की जो आमदनी है उस आमदनी के आधार पे यानी उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है उसके अनुसार सभी मानव की अपनी अपनी आवश्यकताएं अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं या हो सकती हैं, एक समान नहीं होती है। अर्थात मानव की शिक्षा सभ्यता में वृद्धि होने के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। अर्थात पहले की जो मानव जो है अपने बौद्धिक विकास के कारण पहले उनकी भिन्न आवश्यकताएं थी, अभी अलग है, और आने वाले समय में मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न प्रकार की होगी। सामान्यतः ऐसी कल्पना की जाती हैं और ऐसा सामान्यतः होगा। लेकिन मूल रूप से मानव को जीवित रहने के लिए रोटी यानी भोजन और कपड़ा यानी वस्त्र और रहने के लिए आवास, ये जो मूलभूत जो आवश्यकता है इसकी तो आवश्यकताएं सामान्यतः भले मानव कितना ही विकास क्यों न कर लें इसकी तो आवश्यकताएं बनी रहेगी। अर्थात उपयोग की सभी वस्तुएं एक स्थान पर उत्पन्न नहीं की जा सकती, अर्थात मानव अन्य देशों या स्थानों पर निर्भर रहता है, जिससे व्यापार वाणिज्यिक क्रिया की आवश्यकताएं
महसूस की जाती हैं। अर्थात आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार। यानी मूल रूप से अपन कहें तो आर्थिक भूगोल जो है उसका विषय क्षेत्र और उसकी जो प्रकृति है वो बहुत विस्तृत है, क्योंकि मानव ही अपने क्रियाकलापों के द्वारा उसके आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो बहुत विस्तृत हैं, जिसको अपन मोटे तौर पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 शब्दों के रूप में कह सकते हैं। लेकिन इन 3 शब्दों को अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे तो मानव की जो है आर्थिक क्रियाकलाप हैं अनेक प्रकार की हैं। इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए गए वे कार्य जिनसे विविध वस्तुओं के मूल्य या स्वरूप में या रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन से होती हैं। यानी मानव जो है कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है तो उससे कुछ ना कुछ आमदनी उसको मिलती है। वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, जैसे वो कौन सा कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, समय और परिस्थिति के अनुसार भी वो आर्थिक क्रियाकलाप भिन्न भिन्न रूप से होती हैं और उसके आमदनी में भी समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अब मोटे तौर पे अपन गए तो मानव की 3 आधारभूत शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं मानी जाती हैं, जिसके बिना उसका जीवन दुष्कर हो जाता है। और वह जो है वो है वायु और जल। ये महत्वपूर्ण है, इसके बिना किसी भी जीव की कल्पना अपन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है भोजन, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान या आवास से हैं। अर्थात मूल रूप से जो मानव की जो आवश्यकता है, इसमें अन्य जीव भी हो सकते हैं, उनकी भी मूल रूप से आवश्यकता है जिसमें हो सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप जो है भोजन और आवास ये होते हैं। लेकिन जैसे अन्य जो जीव हैं उनके वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मानव जो है इसकी मूल रूप से जो 3 आवश्यकताएं हैं, यानी वो है रोटी, कपड़ा और मकान से हैं। अर्थात छात्रों, आज अपन ने जो इस वीडियो में देखा है आर्थिक भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसका आप अच्छे से अध्ययन करना, इनको नोट्स अपने नोटबुक में उतारना है और इसको आपको बार बार इसका रिवीजन करना है, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से कर सकें। आपको अच्छे अंक लाने के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मैं, ताकि आप इसको अच्छे समय पर अध्ययन करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको निकट भविष्य में आपको लाभ होने की पूरी संभावनाएं रहेगी, और ताकि आपका शैक्षणिक स्तर उन्नत हो, अच्छा हो। आपको बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।